हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11th की गणित की प्रश्नावली 1.2। पहले आपको 1.2 से संबंधित कुछ परिभाषाएं आपको समझनी है। प्रश्नावली का नाम है समुच्चय और इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि समुच्चय क्या है, समुच्चय निरूपण की कितनी विधियां होती हैं। तो आपने पढ़ा कि समुच्चय निरूपण की दो विधियां होती हैं, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। आज हम समुच्चयों के कुछ प्रकार पढ़ेंगे। समुच्चयों के ऐसे काउंटिंग के हिसाब से ऐसे नहीं कह सकते कि समुच्चय 4 प्रकार के, 10 प्रकार के, 20 प्रकार के होते हैं। इनके गुणों के आधार पर इनकी परिभाषाएं होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या है, ये इसके नाम से ही पता चल रहा है। रिक्त का मतलब होता है एक तरीके से खाली। तो यानी कि जब इसका नाम लिख रहा है रिक्त समुच्चय, तो इसका मतलब आप इस समुच्चय की परिभाषा अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, लेकिन सुने इसकी परिभाषा क्या है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होती है, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होते हैं, वह रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय का दूसरा नाम और होता है शून्य समुच्चय। तो शून्य समुच्चय और रिक्त समुच्चय की परिभाषा क्या है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होती है, या ऐसा समुच्चय जिसकी कोटि शून्य होती है। कोटि का मतलब भी यही होता है अवयवों की संख्या, वह रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो इसकी परिभाषा आप नोट कर सकते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होती है, अर्थात ऐसा समुच्चय जिसकी कोटि शून्य होती है, वह रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। और रिक्त समुच्चय को अधिकांश फाई से व्यक्त करते हैं। रिक्त समुच्चय का संकेत होता है फाई। तो फाई रिक्त समुच्चय का संकेत है। यदि आपको कभी कोई समुच्चय निर्माण रूप में कोई समुच्चय दिया है और उसका रोस्टर रूप आप निकाले और उसके लिए कोई भी अवयव आपको नहीं मिले, तो इसका मतलब वो एक रिक्त समुच्चय है। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेके बताता हूं। जैसे एक समुच्चय है आपका रिक्त समुच्चय कि कोई समुच्चय ए है जैसे, और समुच्चय जो ए है इसका प्रत्येक अवयव x किस तरीके से परिभाषित है कि x स्क्वायर बराबर 4, जहां x एक विषम प्राकृत संख्या है। अब यदि हम इसका रोस्टर रूप निकालें, यानी प्रश्न क्या है, समुच्चय ए जहां प्रत्येक अवयव x है और ये किस तरीके से परिभाषित है, x स्क्वायर बराबर 4, और इसमें एक शर्त और है, तथा लगा दो, कॉमा लगा दो, x एक विषम प्राकृत संख्या। यानी कि अब ये देखो कि किस संख्या का वर्ग 4 होता है, तो 2 और -2 का वर्ग 4 होता है। अब प्राकृत संख्या कौन सी है, केवल 2, और विषम प्राकृत संख्या कौन सी है, कोई सी नहीं। इसका मतलब इस समुच्चय का रोस्टर रूप लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा मजला कोष्ठक, और अंदर आपको कोई भी अवयव नहीं मिलेगा जो इसके रोस्टर रूप में लिखा जा सके। इसका मतलब इसका रोस्टर रूप आएगा खाली मजला कोष्ठक। और यानी कि ये खाली मजला कोष्ठक होता है, ये एक रिक्त समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय को खाली मजला कोष्ठक से निरूपित कर सकते हैं, या आप इसे फाई से भी निरूपित कर सकते हैं। तो रिक्त समुच्चय का संकेत है फाई। तो ये आपकी हुई परिभाषा रिक्त समुच्चय की, और आपने ये एग्जाम्पल देखा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे जो आपकी प्रश्नावली 1.2 के अंदर होंगे। इसके बाद एक होता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय और एक होता है अपरिमित समुच्चय। दोनों एक दूसरे के अपोजिट यानी विलोम होते हैं ये दोनों। तो अपरिमित और परिमित समुच्चय में क्या अंतर है, यानी इनकी परिभाषा क्या है। ऐसा समुच्चय
इसकी परिभाषा सुनने पहले परिमित समुच्चय की। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है, सीमित यानी निश्चित होती है, यानी उनको काउंट कर सके हम। और अपरिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत होती है, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या अनंत होती है, यानी ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या अनंत होती है, यानी कोटि अनंत होती है, वह अपरिमित समुच्चय कहलाता है। और परिमित समुच्चय क्या है? ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, वह कहलाता है परिमित समुच्चय। यानी किसी में अवयव 100 हैं तो इसका मतलब वो परिमित है, 1000 है तो भी परिमित है। तो अवयव कितने भी हों पर उनकी संख्या फिक्स है, और जिसमें अवयव की संख्या अनंत है वह अपरिमित है। तो जैसे आपने कोई समुच्चय ए लिखा जिसमें अवयव हैं 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये एक परिमित समुच्चय है। कोई दूसरा समुच्चय आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, लेकिन लास्ट में आपने 100 लिख दिया, तो इसका मतलब इसमें भी अवयवों की संख्या 100 है, यानी निश्चित है। अब ये मत सोचो कि इसमें ऐसे डॉट डॉट लगा रखा तो इसका मतलब इसमें अवयव अनंत है, नहीं। यदि लास्ट में कुछ लिखा होता है इसका मतलब इसमें अवयव अनंत हो जाते हैं। जैसे आप प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को लें, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n है जिसमें होते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे अनंत अवयव होते हैं इसमें। तो यानी प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है यह एक क्या है? अपरिमित समुच्चय है। ऐसे ही कोई समुच्चय और भी ले सकते हैं आप, जैसे कोई समुच्चय आपका d है जिसमें है 2 3 5 7, यानी सारी अभाज्य संख्या ले रहे हैं, 7 के बाद 11 13 डॉट डॉट डॉट, यानी समस्त अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। समस्त अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जो भी है वो है 2 3 5 7 11, यानी इसमें अवयवों की संख्या क्या है? अनंत। इसका मतलब दोनों में क्या अंतर है कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत होती है वह अपरिमित समुच्चय होता है, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है वह परिमित समुच्चय कहलाता है। अब हम इसी में ये बात बताते हैं, आपने इससे पहले पढ़ा था रिक्त समुच्चय। अब आपसे कोई कहे रिक्त समुच्चय क्या है, तो आप ऐसे मत कहना रिक्त समुच्चय न परिमित है न अपरिमित है, ऐसा नहीं। रिक्त समुच्चय परिमित समुच्चय है, यानी इसमें अवयव फिक्स हैं, भले है नहीं पर अवयव फिक्स, यानी उसकी काउंटिंग कर सकते हैं, यानी 0, यानी उसके अवयव की संख्या, रिक्त समुच्चय के अवयव की संख्या अनंत नहीं होती, इसलिए वह एक निश्चित अवयव वाला समुच्चय हो गया और वह कहलाएगा आपका परिमित समुच्चय। यानी रिक्त समुच्चय एक परिमित समुच्चय होता है। तो ये आपके परिमित और अपरिमित दो समुच्चय हुए। दोबारा एक बार और सुन ले, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं, और ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत होती है उन्हें अपरिमित समुच्चय कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय, समान समुच्चय क्या है? यदि आपके दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि ए के सभी अवयव बी में और बी के सभी अवयव ए में हैं, तो ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे ए में आपके 1 2 3 है और बी में चाहे इनको उल्टा करके लिख दो 2 3 1 या कैसे भी लिख दो, तो यानी ए के 3 अवयव 1 2 3 बी में है और बी के 2 3 1 अवयव ए में है। इसका मतलब ए और बी दोनों के दोनों समान समुच्चय हैं, और दो समुच्चय जब समान होते हैं तो उनके बीच में इस तरीके से बराबर का चिन्ह लगा के लिख दिया जाता है, यानी समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी। तो दो समुच्चय समान है तो उनके बीच में ये बराबर का चिन्ह लगा के हम इनको दर्शा सकते हैं, यानी इन्हें कहेंगे ए और बी समान समुच्चय, अर्थात ए इक्वल बी। तो इस तरीके से ये है समान समुच्चय। समान समुच्चय के बाद एक होता है तुल्य समुच्चय। ये आपकी तुल्य समुच्चय क्या है? ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है, अवयव एक जैसे नहीं, अवयवों की संख्या समान होती है। जैसे एक समुच्चय ए है जिसमें है ए बी सी, और एक समुच्चय बी है जिसमें है आपके पी क्यू आर। तो
तो इसमें भी 3 अवयव है और इसमें भी आपके 3 अवयव हैं। तो ए और बी दोनों कैसे समुच्चय कहलाते हैं? ये दोनों तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। तो ए और बी दोनों के दोनों तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। और एक बात ध्यान रखें, जो समान समुच्चय होते हैं ये भी तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। मतलब ए और बी दो समुच्चय समान है तो हम कह सकते हैं कि ए और बी तुल्य हैं। लेकिन दो समुच्चय तुल्य हों तो ये आवश्यक नहीं है कि वे दोनों समान समुच्चय भी हों। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे कुछ परिभाषाएं पढ़ी। एक तो आपने पढ़ी रिक्त समुच्चय की, एक आपने पढ़ी परमेय समुच्चय की, एक अपरमेय समुच्चय, और एक समान समुच्चय और एक तुल्य समुच्चय। आपको ये पांचों परिभाषा आपको ध्यान रखनी है और इनके आधार पर आप 1.2 से संबंधित 1.2 में इन्हीं परिभाषाओं से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आपको रोस्टर रूप में लिखकर ये पता लगाना है कि कौन सा समुच्चय रिक्त है, कौन सा समुच्चय अपरिमित है, कौन सा समुच्चय परिमित है। तो इस तरीके से आपको उन समुच्चयों के समुच्चय निर्माण रूप से पता लगाना है कि वे किस प्रकार के समुच्चय हैं। तो अब आप प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को यहां पे समझिए और उनके हिसाब से उनका हल देखिए। तो प्रश्नावली 1.2 का जो पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न में 4 आपके क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन में 4 हैं। इनमें आपको क्या करना है, रिक्त समुच्चय को आपको छांटना है, यानी कौन सा समुच्चय रिक्त है आपको ये पता लगाना है और कौन सा समुच्चय रिक्त नहीं है। तो आपको इनके आंसर में ये लिखना है कि रिक्त है या रिक्त नहीं है। तो आपके पास जो पहला प्रश्न है वो क्या है? तो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न 2 से भाज्य, पहला प्रश्न है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। समझे? 2 से भाज्य यानी जिनमें 2 का भाग जाता है। तो सबसे पहले हम विषम प्राकृत संख्याओं को चुनते हैं कि विषम प्राकृत संख्याएं कौन है। तो विषम प्राकृत संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे ही ये अनंत संख्या हैं। तो यानी मैं इसका पूरे का आपका रोस्टर रूप में निकाल रहा हूं। पहले मैंने आपके सामने केवल विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय लिखा है, यानी यहां तक लिखा है मैंने केवल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब हमको लेनी है 2 से भाज्य, यानी इनमें से जो 2 से भाज्य होंगी उनको हमें लेना है। तो इनमें 2 से भाज्य कौन है? ये आपकी 1 नहीं है 2 से भाज्य, न 3 है, न 5 है, न 7 है, न 9 है, 11, 13 कुछ नहीं है। इसका मतलब आगे 15 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा। इसका मतलब 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का यदि आप समुच्चय निकालना चाहें तो आपको कोई भी अवयव नहीं मिलेगा, यानी आपको इस समुच्चय के रोस्टर रूप में मिलेगा इस तरीके से, यानी खाली मजला कोष्टक, यानी ये एक रिक्त समुच्चय हुआ। तो इसका मतलब आपका जो पहले का पहला है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इस समुच्चय का रोस्टर रूप आता है खाली मजला कोष्टक, अर्थात यह एक रिक्त समुच्चय है। तो इनका रोस्टर रूप फाई या मजला कोष्टक लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आपने पहले का पता लगा लिया कि ये कैसा समुच्चय है। तो ये आया आपका रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो इसके सामने आपको आंसर में लिखना है कि ये आपका रिक्त समुच्चय है, यह आपका रिक्त समुच्चय है, ये इसका आंसर है पहले का। अब आप दूसरे को समझे, पहले के दूसरे को, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य यानी आपको अभाज्य संख्या लेनी है और वो सम। तो पहले हम अभाज्य संख्याओं को चुनते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले आप अभाज्य संख्याओं को यहां लिखें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17। इस तरीके से ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य हमें लेनी है सम अभाज्य। सम अभाज्य यानी इनमें से सम लेनी है। देखो ये सारी अभाज्य हैं, इनमें से सम अभाज्य कौन सी हुई? 2।
और आगे की जो ये सारी जो हैं, इस डॉट डॉट के बाद जो बहुत सारी संख्या आएंगी, ये हैं विषम अभाज्य, ये विषम अभाज्य, और 2 है ये आपका सम अभाज्य है। इसका मतलब आपके दूसरे में, यानी जो पहले का दूसरा है, सम अभाज्य संख्या आपको चाहिए, तो सम अभाज्य संख्या 1 है, वो भी 2। इसका मतलब आप यदि दूसरे का रोस्टर रूप लिखना चाहें, यदि हम इसका रोस्टर रूप लिखना चाहें, तो इसका रोस्टर रूप आएगा मझला कोष्टक 2, यानी ये जो है वो नहीं है रिक्त, यानी खाली नहीं है। इसका मतलब आपका दूसरा है वो रिक्त समुच्चय नहीं है, तो इसके आंसर में लिखना है हमको कि ये आपका रिक्त समुच्चय, तो आपका दूसरा समुच्चय रिक्त नहीं है, तो पहला रिक्त था, दूसरा रिक्त नहीं है। अब हम तीसरे को समझते हैं। तीसरे में क्या है, इसका समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है और ये कह रहा है x एक प्राकर संख्या है, तो प्राकर संख्या तो अनंत होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे आप इनको लिखते जाएं, तो ये सारी की सारी क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। फिर इसने आगे शर्त कहा है कि वो हमें वो प्राकृत संख्या लेनी है जो 5 से छोटी हो, यानी x छोटा है 5 से, यानी 5 से छोटा, तो 5 से छोटी प्राकृत संख्या ये आपको लेनी है, ये नहीं लेनी। फिर कह रहा है इनमें से, फिर कह रहा है साथ ही, यानी जो आप ले रहे हो 5 से छोटी, वो 7 से बड़ी होनी चाहिए। अब ऐसा कैसा हो सकता है कि 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो? इसका मतलब इनमें से कोई भी संख्या 7 से बड़ी नहीं है। तो 5 से छोटी तो है पर 7 से बड़ी नहीं है। तो देखो 1 2 3 4 प्राकृत संख्या थी, 5 से छोटी थी लेकिन 7 से बड़ी नहीं है, तो इसका मतलब आप इनमें से कोई भी संख्या नहीं ले सकते। इसका मतलब आपको कोई भी प्राकृत संख्या ऐसी नहीं मिली जो 5 से छोटी हो और साथ में ही 7 से बड़ी हो। तो इसका मतलब जो ये समुच्चय है, इसके रोस्टर रूप में आपको लिखना पड़ेगा मझला कोष्टक और अंदर कुछ नहीं, यानी खाली, यानी ये भी क्या रहा, एक रिक्त समुच्चय रहा। तो इसका मतलब पहले का तीसरा जो समुच्चय है यह भी एक रिक्त समुच्चय है, ये आपका एक रिक्त समुच्चय है। अब हम चौथे प्रश्न की बात करते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या है, y, यहां y ही लिखा होगा, तो यहां पर भी y लिखा होना चाहिए। तो ये जैसे वो x की तरह परिभाषित है, जैसे y से परिभाषित है ये। तो क्या कह रहा है, y यानी इसका प्रत्येक अवयव y द्वारा परिभाषित है, और y की क्या शर्त है, y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी जो y है वो उभयनिष्ठ बिंदु है, किसका, 2 समांतर रेखाओं का। अब यहां पे आप समझने की कोशिश करें कि 2 समांतर रेखाएं कैसी होती हैं। तो देखो आप जानते हैं, ये मैंने आपके सामने खींच दी 2 समांतर रेखाएं। अब 2 समांतर रेखाएं खींच दी, हमें चाहिए इन समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, यानी उभयनिष्ठ का मतलब होता है ऐसा बिंदु लेना है जो दोनों पर स्थित हो। जैसे यदि हम इस रेखा को आगे पीछे कहीं भी बढ़ाएं तो ये कभी भी नहीं काटेंगी, इसलिए इनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जैसे आप कभी 2 रेखाएं प्रतिच्छेदी कर 2 रेखाएं खींचते हैं जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, तो ये रेखाएं आपस में जिस बिंदु पर काटती हैं, तो ये बिंदु क्या होता है, उनका उभयनिष्ठ बिंदु होता है। तो दोबारा समझ लीजिए, यदि यहां पर 2 समांतर रेखाओं की जगह 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं होता, तो उसका एक उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त हो सकता था, और इसलिए वो अरिक्त समुच्चय होता। अरिक्त का मतलब जो खाली रिक्त समुच्चय नहीं है। लेकिन जो आपके सामने समांतर रेखाओं की स्थिति दे रखी है कि 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, और हम जानते हैं 2 समांतर रेखाएं कभी भी नहीं काटती हैं, इसलिए उनका एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। इसलिए आपका जो समुच्चय चौथा है, ये चौथा समुच्चय भी आपका रिक्त समुच्चय रहा। रिक्त समुच्चय क्यों रहा, क्योंकि 2 समांतर रेखाओं का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा जो दोनों रेखाओं पर स्थित हो। तो इस तरीके से आपके 4 जो समुच्चय, उनमें से पहला, तीसरा और चौथा रिक्त समुच्चय, और जो दूसरा है वो आपका अरिक्त समुच्चय। अरिक्त का मतलब रिक्त समुच्चय नहीं, यानी आप ध्यान दीजिए कि जो रिक्त समुच्चय नहीं होता है, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे अरिक्त
समुच्चय भी कहते हैं। जो समुच्चय रिक्त नहीं होता उसे अरिक्त समुच्चय भी कहते हैं। यानी जो रिक्त है तो वो इक्वल 5, और जो रिक्त नहीं है यानी अरिक्त है तो हम लिखते हैं नॉट इक्वल टू 5। तो आपको ये दो शर्तें ध्यान रखनी है, जो रिक्त है तो इक्वल 5, और यदि कोई समुच्चय अरिक्त समुच्चय है तो नॉट इक्वल टू 5। तो इस तरीके से आपने पहले समुच्चय में पता लगाया कि कौन कौन से समुच्चय आपके रिक्त हैं और कौन कौन से समुच्चय आपके अरिक्त हैं। तो ये आपके इस तरीके से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे और तीसरे, दूसरे में आपके पास 5 समुच्चय है और तीसरे में भी आपके पास 5, यानी टोटल 10 हो गए। इन 10 समुच्चयों में क्या पता लगाना है कि कौन सा समुच्चय परिमित है और कौन सा समुच्चय अपरिमित है। परिमित और अपरिमित की परिभाषा आपने पढ़ी, दोबारा आपको बताता हूं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, निश्चित का मतलब अवयव चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, यानी संख्या निश्चित होती है, वह परिमित समुच्चय कहलाता है। और दूसरा समुच्चय होता है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय का मतलब होता है ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत होती है, वह अपरिमित समुच्चय कहलाता है। तो आपको इन 10 समुच्चयों में दूसरे के 5 और तीसरे के 5, ये समुच्चय 10 समुच्चयों में आपको क्या पता लगाना है कि कौन सा समुच्चय आपका अपरिमित है और कौन सा समुच्चय आपका परिमित है। तो आप देखिए परिमित और अपरिमित समुच्चयों को। तो सबसे पहले आपका पहला प्रश्न, दूसरे का पहला प्रश्न है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय यदि आप दूसरे के पहले का रोस्टर रूप निकालें तो इस रोस्टर रूप में 12 अवयव आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि रोस्टर रूप में लिखा जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट में दिसंबर। यानी जो आपका जो समुच्चय है पहला, इसमें अवयव होंगे 12, यानी अवयवों की संख्या क्या हुई? निश्चित हुई। तो इसके रोस्टर रूप आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अर्थात अवयवों की संख्या हुई आपकी 12। इसलिए ये आपका समुच्चय कौन सा रहा? ये समुच्चय आपका रहा परिमित। अपरिमित कब होता है? जब अवयव अनंत होते। तो इसका मतलब आप इसके सामने आंसर में लिख सकते हैं कि ये आपका समुच्चय कौन सा है? परिमित समुच्चय है। यह कौन सा समुच्चय है आपका? यह आपका है परिमित समुच्चय। अब हम दूसरे समुच्चय की बात करें। इसमें अवयव 1 2 3 4 फिर डॉट डॉट लग रहा है, इसका मतलब ये अनंत तक जा रहा है, और इसमें अवयव हो गए अनंत, और इसमें अवयव हो गए अनंत। तो ये आपका हो गया अपरिमित समुच्चय। ये अपरिमित समुच्चय और ये भी आपका परिमित समुच्चय। चौथा और तीसरा, चौथा इससे पहले लिख दिया है। तो चौथा प्रश्न क्या है? 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक, 100 से बड़े धन पूर्णांक होते हैं 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, ऐसे बोलते जाइए। यानी इसमें हुए अवयव अनंत। इसमें भी अवयव अनंत हुए 100 से बड़े धन पूर्णांक, धन मतलब धनात्मक। इसलिए यह समुच्चय जो आया इसमें अवयव आए अनंत, यानी अवयवों की संख्या हुई अनंत। इसलिए आपका समुच्चय जो चौथा लिख रहा है, यह समुच्चय भी आपका कौन सा रहा? अपरिमित। यह भी आपका अपरिमित समुच्चय है। कौन सा समुच्चय रहा? चौथा आपका अपरिमित समुच्चय। तीसरा, तीसरे समुच्चय में क्या लिख रहा है? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। कई बच्चे तीसरे और दूसरे को एक जैसा नहीं समझ लें। इसमें डॉट डॉट के बाद लास्ट में कुछ नहीं लिख रहा है, इसका मतलब ये अनंत पदों तक जा रहा है। और इसमें लिख रहा है 100, इसमें लिख रहा है लास्ट में 100, इसका मतलब इसमें 100 अवयव है, फिक्स है इसमें। यानी आपके तीसरे में अवयवों की संख्या 100 है, यानी अवयवों की संख्या निश्चित है। इसलिए आपका जो ये समुच्चय है, ये आपका परिमित समुच्चय है। यह आपका कौन सा समुच्चय रहा? परिमित समुच्चय। इस तरीके से आपने देखो चारों प्रश्न आपने समझे कि कौन सा समुच्चय परिमित है और कौन सा समुच्चय आपका अपरिमित है। अब समुच्चय नंबर 5 को हम पढ़ें। तो दूसरे के 5 कह रहा है 99 से छोटे अभाज्य प्राकृत संख्या। 99 से छोटे अभाज्य प्राकृत, अभाज्य और प्राकृत।
आपको खूब पता है प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है और कहां से चलती है, अनंत तक। ये हमसे 99 से छोटे कह रहा है, और 99 से छोटे कह रहा है, तो इसका मतलब आपको उल्टा चलना पड़ेगा। कैसे चलना पड़ेगा? सबसे पहले कौन आएगा? 99 से छोटा आएगा 98। अब 98 के बारे में सोचो, ये भाज्य है या अभाज्य है, तो आप समझ जाएंगे ये भाज्य है। 2 का भाग जा रहा है। अब हम 97 की सोचे तो 97 में किसका भाग जा रहा है? 3 का जा नहीं रहा, 2 का जा ही नहीं रहा, और देखते रहे तो आपका इसका मतलब आपकी 97 कैसी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसके बाद और सोच लें 96, 95, 94, 93, 92, 91, सबके बारे में सोचते रहे तो इस तरीके से कोई ना कोई अभाज्य संख्या धीरे धीरे निकलते जाएंगे, लेकिन लास्ट में जाके कहीं ना कहीं खत्म होंगी ना। कहां पे खत्म होंगी? 2 पे जाके खत्म होंगी, क्योंकि अभाज्य संख्या 1 से प्रारंभ होती है। 1 कैसी संख्या है? 1 न तो भाज्य है न अभाज्य, तो इसका मतलब इसकी अंतिम अभाज्य संख्या 2 होगी। इसका मतलब ये निश्चित हो गया। जैसे यहाँ इस प्रश्न में था, तीसरे में ये 1 था, आगे 100 था, ऐसे यहाँ 97 है, इधर 2 है, तो यानी अवयव की संख्या कितनी है आप काउंट कर लेना निकाल के, लेकिन अवयव की संख्या क्या हो गई? निश्चित हो गई। इसलिए आपका ये समुच्च जो आपके सामने ये लिख रहा है, यह भी आपका कैसा समुच्च रहा? परिमित रहा, क्योंकि इसमें भी अवयव की संख्या निश्चित हुई। ठीक, तो इस तरीके से आपने दूसरे के जो 5 समुच्च थे, इनमें भी आपने ये पता लगाया कि ये परिमित है या अपरिमित समुच्च है। तो आपको दूसरे के ये 5 प्रश्न भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब आप जो बाकी के जो ये तीसरे के 5 प्रश्न हैं, इनके बारे में कि ये जो समुच्चय है ये परिमित है या अपरिमित है, तो पढ़े। पहला प्रश्न, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। आप जानते हो समतल है, समतल में 2 अक्ष होते हैं, ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है आपका वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखा। तो आप सोचो एक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखा खींच सकते हो? जैसे हमने एक रेखा ये खींच दी, एक रेखा ये खींच दी, एक ये खींच दी, बीच में भी खींच सकते हैं। तो यानी आप एक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखा खींच सकते हैं? अनंत। एक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं खींच सकते हो आप? एक्स अक्ष के समांतर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। इसलिए आप बताओ ये पहला जो समुच्चय, ये कैसा समुच्चय रहा? ये आपका समुच्चय रहा अपरिमित, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या क्या रही? अनंत रही, इसलिए आपका ये अपरिमित समुच्चय रहा। कौन सा समुच्चय रहा? पहला अपरिमित। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करें, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों, सभी नहीं लिख रहा, एक ही बात है वो, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कितने होते हैं? 26। तो इसका मतलब यदि आप दूसरे सवाल में अवयव निकालोगे तो आपका आएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ये लास्ट में जेड आ जाएगा। यानी इसमें अवयव अनंत नहीं रहे। कितने अवयव रहे इसमें? इसमें अवयव रहे 26। इसका मतलब ये जो दूसरा है इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, सीमित है। इसलिए आपका जो दूसरा सवाल है ये अपरिमित नहीं है, बल्कि ये आपका है परिमित समुच्चय। ये आपका रहा परिमित समुच्चय। तो आपका इसके आंसर में लिखना है केवल परिमित समुच्चय। अब हम तीसरे प्रश्न की बात करें, तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न यह है कि उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जो 5 की गुणज हो। क्या हो? 5 की गुणज हो। इसने संख्याओं शब्द कहा है, यदि प्राकृत कहता तो प्लस माइनस का चक्कर पड़ जाता, कोई बात नहीं। तो 5 की गुणज आप जानते हैं, 5 के गुणज ज्यादातर कौन से लेते हैं? 5 का पहाड़ा, 5, 10, 15, 20, 25, तो ये सारे 5 के गुणज है, और ये कितने गुणज आएंगे? अनंत। इसलिए आपका तीसरा सवाल में भी अवयवों की संख्या अनंत है, इसलिए आपका ये समुच्चय भी अपरिमित है। यह समुच्चय भी कैसा समुच्चय रहा आपका? ये समुच्चय रहा अपरिमित, यानी अवयवों की संख्या अनंत हुई इसमें। अगला सवाल चौथा, कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। कई सोचेंगे पृथ्वी पर अनंत जानवर रहते हैं, नहीं। ये संख्या एक निश्चित संख्या है, भले हमको इसकी संख्या ज्ञात नहीं है कितनी है, लेकिन ये संख्या एक निश्चित है। इसलिए यह आपका एक कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। हाँ, वो बात अलग है कि हम नहीं जानते कि कितनी है, काउंट नहीं कर सकते हम,
लेकिन ये संख्या एक निश्चित है, इसलिए यह एक परिमित समुच्चय है। पांचवा, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु आप जानते हैं, देखो समतल में दो अक्ष होते हैं, कौन कौन से? एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। तो ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष हो गया आपका और ये आपका वाई अक्ष हो गया। ये आपका जो बीच में बिंदु है ये मूल बिंदु होता है, इसे ओ कहते हैं, इसके संकेत इसका निर्देशांक होते हैं 0 0। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों, अब जैसे हम देखो मैंने एक वृत्त ये गुजार दिया, दूसरा वृत्त ये गुजार दिया, तीसरा ये गुजार दिया, चौथा ये गुजार दिया, तो आप सोचो मूल बिंदु से कितने वृत्त गुजर सकते हैं? तो सबको अंदाज हो रहा होगा कितने गुजर सकते हैं? अनंत। कितने गुजर सकते हैं? अनंत। इसलिए आपका जो ये समुच्चय पांचा है यह भी एक कैसा समुच्चय रहा? यह भी आपका कैसा समुच्चय रहा? अपरिमित। यानी इसमें भी आपके कितने समुच्चय हैं? आपके सॉरी, इसमें कितने अवयव हैं? अनंत। इसलिए आपका यह समुच्चय कैसा रहा? अपरिमित समुच्चय। तो आपने यहां पर रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय की परिभाषाएं समझी और उनसे संबंधित आपने यहाँ पर कुछ प्रश्न सीखे। तो इस तरीके से आपने 1.2 लगभग आपने आधी यहाँ पे समझ ली है। तो आज के वीडियो में इतना ही है।